हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए और शानदार करने के लिए हमने एसएससी जीडी के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज को शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा लेक्चर रहने वाला है। और उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट वाले लेक्चर को देखा होगा, उससे नोट्स बनाए होंगे। और कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको रोज़ाना उन नोट्स को रिवाइज करना है और अगली क्लास में आते ही हम उनका वापस से रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस तरह हम रिवीजन करते हुए चलेंगे और एक आपको विश्वास दिला सकता हूँ और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में बाहर देखने को ना मिले। तो चलिए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले रिवीजन के 5 प्रश्नों के साथ में। ठीक है, चलिए भाई। तो ये रहे रिवीजन के 5 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि मृणालिनी पुस्तक के लेखक कौन है। कल हमने बात की थी मृणालिनी, हमने बात की थी आनंदमठ मृणालिनी। एक और पुस्तक थी कपाल कुंडला। कौन सी? कपाल कुंडला। ये हमने कल लिखे थे। बताओ भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बात हमने नोट की थी, आनंदमठ से ही हमने वंदे मातरम को हमने कहाँ से लिया? वंदे मातरम को हमने कहाँ से लिया? आनंद मठ से लिया। बंकिम चंद्र की आनंद मठ, कपाल कुंडला, मृणालिनी। वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली मेट्रो कब चलाई गई थी। हमने कल 2-3 बातों का जिक्र किया था। पहली मेट्रो 1984 में। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब होती है? 2015 में होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी लिखवाया था, ये बताओ आप। ये आप बताओगे, चलिए बताइए। अगला प्रश्न है कि पावर प्ले शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। पावर प्ले, नो बॉल। पावर प्ले, नो बॉल, वाइड बॉल। नो बॉल, वाइड बॉल। और एक हमने लिखा था विकेट, एक हमने लिखा था चाइना मैन। इसी कल वाली क्लास में लिखा था चाइना मैन। प्ले ऑन, कौन सा? प्ले ऑन, प्ले ऑन ये भी लिखा था। और लेग बाय, ये सब लिखा था। किससे जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। किससे? क्रिकेट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। सिकमारी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिकमारी, सिकमारी, सिकमारी जहाँ का शागा दावा है, जहाँ का शागा दावा वहाँ का सिकमारी, जहाँ का लोसांग वहाँ का सिकमारी। लोसांग कहाँ का है? चलिए, लोसांग से भी याद नहीं आया। यन्या महोत्सव, यन्या महोत्सव, यन्या महोत्सव, यन्या उत्सव ये कहाँ का है? चलो एक और लिखता हूँ, भूमचू। कौन सा? भूमचू, भूमचू ये कहाँ का है? कहाँ के? ये है सर जी सिक्किम के। कहाँ के? अपने सिक्किम के। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक बताओ कौन सी है? कौन सी है? टॉन्स नदी है। कौन सी है? टॉन्स नदी। कौन सी? टॉन्स नदी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो ये रहा आज का अपना पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य लास्यंगा से विकसित हुआ। कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य लास्यंगा से विकसित हुआ है? बताओ, चलिए भाई बताइए। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो कि कहाँ का? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसे हम कहते हैं सादीरट्टम। क्या कहते हैं? सादीरट्टम कहते हैं। इसे ही हम दासीयट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दासीयट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम, सादीरट्टम, दासीयट्टम इसके ही हम अग्नि नृत्य के रूप में भी जानते हैं। अग्नि नृत्य। ठीक है, चलिए भाई। भरतनाट्यम तमिलनाडु का भरतनाट्यम जिसका जो शुरुआती चरण होता है, जो शुरुआती चरण होता है, पहला चरण होता है, उसे क्या कहते हैं? अलारिपू। अलारिपू जो भरतनाट्यम का शुरुआती चरण, जो लास्ट वाला आखिरी चरण होता है, आखिरी चरण उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तिल्लाना। उसे क्या कहते हैं? तिल्लाना। तो भरतनाट्यम का अलारिपू पहला चरण, आखिरी चरण हो गया तिल्लाना। ठीक है,
अगर बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की तो भरतनाट्यम, जिससे एक नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट कर लेना भाई। यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हुई है। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनसे प्रश्न बन सकता है कि भैया इन्हें पद्मश्री कब मिला। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री मिला 1988 को। पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण कब मिला? ये मिला था सन 2001 को। और पद्म विभूषण कब मिला? ये कब मिला ये कौन बताएगा? ये मिला था 2016 में। तो ये तीनों बातें भी याद रखनी है। इस बार इनके प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए, और एक कलाकार का नाम लिखो, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, अभी हाल ही में CGL के एग्ज़ाम में सोनल मानसिंह को पूछ लिया गया था, ठीक है। इनके बारे में एक बात याद रखना, इन्हें पद्म भूषण कब मिला? सोनल मानसिंह को पद्म भूषण मिला 1992 में। पद्म विभूषण कब मिला भाई? विभूषण कब मिला था? 2003 में। कब मिला था? 2003 में, ठीक है। चलिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल, कौन? रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई, ये भी किससे जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम से। एक और नाम लिखो, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम से। और एक नाम और याद आ रहा है, हाँ, प्रतिभा प्रहलाद, माफ़ करना भाई, ज़बान फिसल गई थोड़ी सी। प्रतिभा प्रहलाद, ये भी किससे जुड़ी हुई है? ये भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। चलिए, कुचिपुड़ी, नाम आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ क्या? आंध्र प्रदेश का। भगवान विष्णु को समर्पित है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी के साथ में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, ये बात भी याद रखो। अगर कुचिपुड़ी का नाम आया है तो इनके साथ में एक नाम जुड़ता है सिद्धेंद्र योगी का। सिद्धेंद्र योगी का नाम इनके साथ में जुड़ता है। सिद्धेंद्र योगी जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका लिखी थी, उसका नाम क्या था? कोई बताएगा? भामा कलापम। कौन है? भामा, लिखो, भामा कलापम। ये किसकी है? सिद्धेंद्र योगी की है। किस पर आधारित है? कुचिपुड़ी पर आधारित है। साथ ही साथ बेटे नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, अगले दिन रिवीजन करके आता। अब एक मुझे बात बताओ, कुचिपुड़ी के अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो कौन होगी? अपर्णा सतीशन, किसकी? कुचिपुड़ी की। राधा रेड्डी, जिसके पीछे रेड्डी लग गया समझ लो कुचिपुड़ी की है। यहाँ पर डी, यहाँ पर भी डी, तो डी, ठीक है। याद रखना, राधा रेड्डी। एक नाम लिखो, पद्मजा रेड्डी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोट करो, पद्मजा रेड्डी किससे? कुचिपुड़ी से। पद्मजा रेड्डी जो तेलंगाना के पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता, तेलंगाना के पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? वो है पद्मजा रेड्डी, ठीक है। वहीं पर एक नाम लिखो, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये भी किससे? कुचिपुड़ी से। अगला नाम आता है ओडिसी, जिससे एक बहुत बड़ा नाम आता है, गुरु केलुचरण महापात्रा। कौन? गुरु केलुचरण महापात्रा, ठीक है। एक नाम आता है माधवी मुदगल, ये भी किससे? ओडिसी से। शर्मिला विश्वास, ओडिसी। एक नाम लिखो, कुमकुम मोहंती, ओडिसी। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, ओडिसी। कथक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, कहाँ का? यूपी का। बिरजू महाराज कहाँ के?
कथक के संबंधित है। सितारा देवी, शोभना नारायण, अदिति, मंगलदास, सुखदेव महाराज, रोशनी कुमारी, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं। तो चलिए भाई, अब ने इस पहले प्रश्न का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है, दूसरे प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए भाई, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? अगर बात करूं मैं प्रस्तावना की, प्रस्तावना को हमने किस देश से लिया है बताइए भाई, मुझे बताओ कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना जिसे राजनीतिक कुंडली किसने कहा? राजनीतिक कुंडली किसने कहा प्रस्तावना को? ये बताओ सबसे पहले कि ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी, जिन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। प्रस्तावना जिसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, कोई बताएगा? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? अगर मैं बात करूं प्रस्तावना में संशोधन की, तो संशोधन अब तक केवल एक बार हुआ है, वो हुआ था 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसमें हमने 3 शब्द नए जोड़े थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी 3 शब्द कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द जोड़ा था अखंडता। कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द हमने जोड़े थे। अगर मैं बात करूं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। प्रस्तावना को हमने कहाँ से? अमेरिका से लिया है। अगर बात करूं प्रस्तावना की भाषा की, तो भाषा हमने कहाँ से ली है? भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अगर पूछ ले भैया प्रस्तावना कहाँ से ली, तो अमेरिका से ली। चलिए एक और बात मुझे बताइए कि हमने प्रस्तावना में गणतंत्र, समता, स्वतंत्रता, ये सब हमने कहाँ से लिए? स्वतंत्रता और एक नाम लिखो, बंधुता। ये सब हमने कहाँ से लिए? ये हमने लिए फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। तो प्रस्तावना में गणतंत्र, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये शब्द हमने कहाँ से लिए? ये लिए हमने फ्रांस से। ठीक है भाई। एक और बात अगर मैं प्रस्तावना के बारे में आपसे पूछ लूँ, तो क्या बताओगे कि भैया प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय हमने कहाँ से लिए? तो ये हमने कहाँ से लिए थे? ये हमने लिए थे यूएसएसआर से, सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस, यहाँ से लिए थे। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न, नो ग्रेट लव पुस्तक के लेखक कौन है? नो ग्रेट लव अरुंधति रॉय बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला, बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय। कब मिला था? 1997 में। ठीक है। अरुंधति रॉय जिनकी कौन सी है पुस्तकें बताइए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पुस्तक किसकी? अरुंधति रॉय की। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर, ये सब किसकी है? अरुंधति रॉय की। अगर मैं बात करूं रस्किन बॉन्ड जिनकी पुस्तक है अ फ्लाइट टू पिजियंस, ठीक है। और इनकी एक है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, द गर्ल ऑन द ट्रेन, एंग्री रिवर, ये सब किसकी है? ये है रस्किन बॉन्ड की। मुल्कराज आनंद, मॉर्निंग फेस, ये किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। मदर टेरेसा जिनकी नो ग्रेट लव। एक और पुस्तक है अ सिंपल पाथ, ये किसकी है? मदर टेरेसा की है। अगर मैं मुल्कराज आनंद की वापस से बात करूं, तो इनकी एक और किताब है अनटचेबल,
ठीक है। और कुली, कुली ये भी मुल्क राज आनंद की है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप रणजीत सिंह, रणजीत सिंह कप, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रणजीत सिंह कप, रंगा स्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी। एक और ट्रॉफी आती है सहानी ट्रॉफी, सहानी ट्रॉफी, ठीक है। ये सब किससे संबंधित है? ये सब हॉकी की ट्रॉफी है। किसकी? हॉकी। तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी। अगर हॉकी की बात करूं तो हॉकी का मैच कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का। एक मैच 60 मिनट का होगा। 15 मिनट का मैच हुआ, 2 मिनट का गैप, 2 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट का मैच होगा, फिर 15 मिनट की लंच हो जाएगी, फिर 15 मिनट, फिर 2 मिनट की लंच, फिर 15 मिनट। तो ऐसे करके करके हॉकी का मैच 60 मिनट का होगा। अगर मैं बात करूं हॉकी के गोल पोस्ट, हॉकी गोल पोस्ट की, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी भाई? चौड़ाई कौन बताएगा कितनी होगी? तो चौड़ाई होगी 3.66 मीटर। ऊंचाई की बात करूं तो वो होगी 2.14 मीटर। तो ये बातें भी याद रखनी है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनने लगे है। चलिए, अगर हॉकी के फील्ड की बात करूं, हॉकी के मैदान की, तो हॉकी का जो मैदान है उसकी लंबाई होगी कितनी? 91 मीटर। अगर उसकी चौड़ाई की बात करूं तो वो कितनी होगी? 50 से 55 मीटर, ठीक है। चलिए, हॉकी की स्टिक, हॉकी की जो लकड़ी होती है उसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा 737 ग्राम, ठीक है। कितने इंच की होती है? 43 इंच की। कहीं पर पहले ये 37 इंच की होती थी, पहले 37 अब 43। तो दोनों में से अगर दोनों आ जाए तो ये करके आना पहले वाला, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता जिसकी विशेषता क्या थी, कोई बताएगा? हड़प्पा सभ्यता जो 4 भागों में बटी हुई थी। कितने भाग थे हड़प्पा सभ्यता के? 4 भाग थे। कौन कौन बताएगा भाई वो 4 भाग? 4 भाग कौन कौन बताएगा? हड़प्पा सभ्यता कितने 4 भाग में बटी हुई थी। उत्तर का भाग मांडा, कौन सा? मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो दक्षिण का कौन हो जाएगा? देमाबाद। कौन हो जाएगा? देमाबाद। देमाबाद मध्य प्रदेश में। अगर बात करें पूर्व की तो आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी का आलमगीरपुर पूर्व का। और पश्चिम की बात करें तो वो होता है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है बेटा? बलूचिस्तान में है, ठीक है। चलिए, तो उत्तर का पूछ ले तो मांडा, दक्षिण का देमाबाद, पूर्व का आलमगीरपुर और पश्चिम का सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जिसका उत्खनन, जिसकी खोज किसने की थी 1921-22? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। इसकी विशेषता क्या थी कि भैया इसमें पशुपति की पूजा की जाती थी, पक्की ईंटों से घर बनाते थे लोग। तो ये हो जाएगा। अब हमें पूछा है भैया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कोई बताएगा भाई? मोहनजोदड़ो जिसका उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो जिसका उत्खनन किया था R.D. बनर्जी ने। किसने? R.D. बनर्जी ने उत्खनन किया था। ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, जिसे मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध का मरुद्यान भी कहते हैं। सिंध का मरुद्यान, मुर्दों का टीला, इसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं। सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो जहाँ से हमें विशाल आयताकार स्नानागार, यहाँ से हमें स्नानागार प्राप्त हुए।
यहाँ से हमें विशाल अन्न भंडार मिले, अन्न भंडार, अन्नागार, अन्नागार। अगर पूछ ले भैया मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बताओ, तो वो है विशाल अन्न भंडार। यहीं से हमें पशुपति की मुहर प्राप्त हुई, पशुपति की मुहर, ये हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें मिली, नर्तकी की मूर्ति हमें यहीं से प्राप्त हुई। यहीं से हमें सेलखड़ी का बना, सेलखड़ी का बना दाढ़ी वाला पुजारी मिला उसकी, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो। पूछ ले भैया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो ये सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वर्तमान में कहाँ पर, हरियाणा में पड़ता है। आधुनिक भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। अगर पूछ ले भैया वर्तमान का एक करंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है, वो भी राखीगढ़ी हरियाणा में बनने जा रहा है। हरियाणा जहाँ पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय, भारत का फर्स्ट संविधान संग्रहालय वो कहाँ बनने जा रहा है, ये पूछे तो हरियाणा करके आ जाना भाई। चलिए आगे है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है भाई। मिट्टी के बर्तन के शख्स से हमें कहाँ मिले, कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के एकमात्र शख्स वो हमें कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। यहीं से हमें कृषि क्षेत्र में लकड़ी के हल का सबसे पुराना उपयोग मिला था, वो हमें कहाँ से, कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। लोथल जिसे कृत्रिम डॉकयार्ड कहते हैं, इसे ही हम गोदीबाड़ा कहते हैं। गोदीबाड़ा कहाँ पर, तो मेसोपोटामिया के साथ में सीधा व्यापार किसका था, वो था लोथल का, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल भाई भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी, भोगवा नदी, इसके किनारे है लोथल। यहाँ से हमें युगल समाधियों के शख्स भी मिले हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन व्यवहारमाला ग्रंथ में मिलता है, बताओ कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का, कहाँ का, केरल का मोहिनीअट्टम। भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर इसके प्रमुख वाद्य यंत्र पूछ लिया था एक बार प्रश्न कि भाई मोहिनीअट्टम का प्रमुख वाद्य यंत्र बताओ, तो वो कौन सा है, एडक्का, ठीक है, एडक्का। अगर इसके कलाकारों की बात करूं तो मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार मुझे कौन बताएगा, सुनंदा नायर, डॉक्टर कनक रेले। ये प्रश्न पूछा सीजीएल ने, इस बार सीजीएल के एग्जाम में पूछ लिया कि भैया डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम। पूछ ले माधुरी अम्मा, बताओ किसका संबंध है, माधुरी अम्मा का संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से। जया प्रभा मेनन, इनका संबंध भी किससे, मोहिनीअट्टम से। पूछ ले गोपिका वर्मा, बताओ गोपिका वर्मा का भी संबंध किससे है, वो मोहिनीअट्टम से, ठीक है। कथकली भी कहाँ का, केरल का। तो ये कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का प्रदर्शन किस में होता है, कथकली में होता है। इसमें कितनी हस्त मुद्राएं प्रयोग ली जाती है, तो 24 हस्त मुद्राएं होती है। कथकली जो ललित कला की 5 जो रूप है उसका एक प्रकार से मिश्रण है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, हाँ और एक पूछ सकता है, बताओ वल्लथोल नारायण मेनन, इनका संबंध किससे है। एक मैंने अभी बताया था सबसे पहले ही प्रश्न में कि मृणालिनी साराभाई, ठीक है। तो चलिए गोपीनाथ 2017 में जिन्हें पद्मश्री मिला, गोपीनाथ, तो गोपीनाथ
2017 में पद्मश्री मिला गोपीनाथ को। कलामंडलम रामनकुट्टी नायर, रामनकुट्टी नायर, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी कथकली से है। ठीक है, चलिए एक नाम आया है सत्रिया। कौन बताएगा भाई सत्रिया के बारे में? सत्रिया जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी, असम का क्षत्रिय। शारदीय शोकिया, शारदीय शेकिया, शारदीय शेकिया, इनका संबंध किससे? सत्रिया से है। प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, इनका संबंध भी क्षत्रिय से है। शारोडी शेकिया, शारोडी शेकिया, ये भी किससे? क्षत्रिय से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? कर्क रेखा, कौन बताएगा भाई कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? बताइए भाई, बताइए बताइए। बताइए बताइए भाई, बताइए जब तक पानी पी लूँ थोड़ा। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? कितने राज्य से होकर गुजरती है भाई? पहले तो ये बताओ। चलिए आदि इसकी ट्रिक हम जानते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। बताओ। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, राजस्थान। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। ज से झारखंड, ज से झारखंड। चलिए भाई, हो गई। मित्र पर गमछाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। अब पूछ ले कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ। कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि भाई बताओ कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा किस पर जाऊँ? बताओ बताओ, जो आप बोलोगे उस पर। मध्य प्रदेश पर लगा दूं कि जी सर मध्य प्रदेश को लॉक किया जाए? ये लो भाई, मध्य प्रदेश को लॉक कर दिया और आपका उत्तर एकदम सही है। ठीक है, चलिए एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ। भारत में जो भारत की मानक देशांतर रेखा है, भारत की मानक देशांतर रेखा वो कितनी है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर बात करूँ ये कितने राज्य से होकर गुजरती है भारत की मानक देशांतर रेखा? 5 राज्य। कौन से? कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? कोई इनका नाम बता देगा भाई? इनका नाम जो बताएगा भाई, बोलो। कौन से 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक देशांतर रेखा गुजरती है? सबसे पहले लिखो यूपी, फिर लिखो एमपी, फिर लिखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर एक नाम लिखो उड़ीसा, उड़ीसा, और 5वां नाम कौन बताएगा भाई? 5वां कौन सा लिखूं? कौन सा लिखूं? आंध्र प्रदेश लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर, आपका मन हो गया, लिख दो, ये लीजिए। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक देशांतर रेखा होकर गुजरती है। चलिए अगले एक शानदार प्रश्न पर नज़र दौड़ाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा, जहाँ सबसे ज़्यादा मूंगफलियाँ, इधर देखो तो मूंगफली, इधर देखो तो मूंगफली। बताओ भाई मूंगफली कहाँ है सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर होगी? गुजरात में। तो गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को हमने कर दिया लॉक, ये हमारा उत्तर हो गया सही। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ उत्पादक। बताओ चावल, चावल आ जाओ। फिर तिलहन ले लो, तिलहन, बाजरा,
और क्या लूँ, कॉफ़ी ले लूँ, कॉफ़ी, कॉफ़ी पियोगे भाई कोई, कॉफ़ी, कॉफ़ी, ठीक है चलिए। तो चावल, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। तिलहन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, ये लिख दो, यहाँ लिख दिया राजस्थान। बाजरा, बाजरा भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी कहाँ पर होगी, कॉफ़ी वहीं पर सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा नारियल होंगे। अब सर जी नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, जहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होगी। तो कॉफ़ी, कॉफ़ी, नारियल ये सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, ये सबसे ज़्यादा होंगे कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। अब मुझे बताओ गेहूँ, गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन, गेहूँ में सबसे ज़्यादा कौन आएगा, यूपी। अब गन्ने में सबसे ज़्यादा, तो गेहूँ में सबसे दो, तो गेहूँ में ग, गन्ने में भी ग, तो यूपी, दोनों में यूपी कर दो, ठीक है। अगर बात करूँ गेहूँ के एमएसपी की, तो 2024-25 में, 2024-25 में गेहूं की जो एमएसपी है, एमएसपी है वो कितनी रही है, वो रही है 2275, 2275, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। अब एक नाम और बच गया, कौन सा, यहाँ पर एक झारखंड ऑप्शन है, कौन बताएगा भैया, झारखंड, झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा ये भाई, बताओ, ये आपके लिए प्रश्न है। प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, हिंदी के लिए अगर पूछ लेता यहाँ पर कि भैया पहली महिला जिन्हें हिंदी के लिए मिला, तो हिंदी के लिए वो होती महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिन्हें 1982 में मिला था हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए, हिंदी भाषा के लिए मिला था। तो हिंदी में प्रथम महादेवी वर्मा, लेकिन सबसे पहले किसे मिला था, वो मिला था आशा पूर्णा को। आशा पूर्णा को मिला था 1976 में, बांग्ला के लिए मिला था, किस भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए मिला था, ठीक है। अब पूछ ले भाई, हिंदी आ गई, बांग्ला आ गई, एक इंग्लिश हमारी रहेगी, इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले किसे मिला था, इंग्लिश में सबसे पहले मिला था अमिताभ घोष को, किसको, अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को मिला था सबसे पहले इंग्लिश भाषा के लिए। हो गई क्लियर। अब मुझे बताओ, सबसे पहले भाई महिला अपनी आशा पूर्णा, इंग्लिश में मिला अमिताभ घोष को, हिंदी में सबसे पहला महादेवी वर्मा को, लेकिन सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले, तो सबसे पहले भी मिला होगा, तो वो मिला था 1965 में, किसको, जयशंकर कुरूप को, जयशंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए मिला था, मलयालम के लिए मिला था, किसके लिए, मलयालम के लिए, ठीक है। होगी बात क्लियर। 1965 में मिला, तो सर इसकी शुरुआत कब होगी, ये भी आता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब, 1961 में होगी, कब, 1961 में इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब जोड़ा गया, छऊ, छऊ नृत्य, पहले तो मुझे बताओ छऊ कहाँ का है, ये आप कमेंट करो, तब तक हम देखते हैं छऊ को कब जोड़ा गया। देखो एक नाम आता है कालबेलिया, कालबेलिया ये कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है, कालबेलिया राजस्थान का। एक आता है मुदीमेट्टू, मुदीमेदू, ये कहाँ का, ये है केरल का। तो कालबेलिया, मुदीमेदू और छऊ, इन तीनों को कब जोड़ा गया था, 2010 में। तो छऊ, कालबेलिया, मुदीमेदू, इनको 2010 में। अब एक प्रश्न पूछा कि भैया वैदिक मंत्र को कब जोड़ा, बताओ, वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र को जोड़ा 2008 में। रामलीला को कब जोड़ा, रामलीला, रामलीला को कब जोड़ा, ये भी 2008 में। कुटियाट्टम, कौन सा, कुटियाट्टम, कुटियाट्टम, इन्हें कब जोड़ा, इसे भी 2008 में। तो रामलीला, वैदिक मंत्र और कुटियाट्टम तीनों को 2008 में। एक बहुत पूछता है योग, योग को कब जोड़ा भाई, योगा, योगा करने से ही सब होगा, ठीक है, 2016 में योगा को। नवरोज, नवरोज इसे कब, 2016 में। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को कब जोड़ा भाई, बताओ। एक नाम आता है गरबा, दुर्गा पूजा और गरबा ये दोनों आपको बताने, इनको कब जोड़ा भाई।
सबसे पहले कमेंट कौन करेगा, जल्दी से जल्दी बता दो। चलो एक और प्रश्न पूछ लो। वर्तमान में अरे वर्तमान में यूनेस्को की 46वीं बैठक हुई। 46वीं बैठक कहाँ पर हुई केसर जी? वो हुई अपनी दिल्ली में। कहाँ पर हुई? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम। भारत मंडपम दिल्ली में अपनी यूनेस्को की 46वीं बैठक हुई। ये बात भी याद रखनी है। और अभी वर्तमान में 43वीं यूनेस्को साइट किसे बना दिया गया? 43वीं विश्व धरोहर वो बन चुका है मोईदम को। किसे? मोईदम। मोईदम 43वीं विश्व धरोहर स्थल मोईदम, जो कहाँ का? असम का। कहाँ का? असम का। प्रश्न बनने के 99.99% चांस है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के मिलेगा। भले ही कोई भी शिफ्ट में हो, 100% कह सकता हूँ ये प्रश्न आपकी शिफ्ट में आएगा। ठीक है, जरूर से जरूर ये प्रश्न फंसने वाला है। मोईदम, जिसे अहोम राजवंश का कब्रिस्तान कहते हैं। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान। अब मुझे बताओ, 43वीं हो गई मोईदम, 42वीं कौन सी होगी, 41वीं कौन सी होगी और 40वीं कौन सी होगी? ये बताओ, ये तीनों बताओ आप। तो 42वीं यूनेस्को की साइट होयसल मंदिर। होयसल मंदिर। मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है। 41वीं शांति निकेतन। शांति निकेतन। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और बच की 40वीं। 40वीं कौन सी होगी? धोलावीरा। कौन सी? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ की? गुजरात की। बिल्कुल। तो 43वीं मोईदम, 42वीं होयसला मंदिर, 41वीं शांति निकेतन और 40वीं कौन सी? 40वीं धोलावीरा, गुजरात। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी। सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, कोई बताएगा? जब आप वोट देने जाते हो, चुनाव के समय वोट देते हैं, तो हमारे हाथ पर कुछ निशान लगा देते हैं। एक छोटी सी स्याही का निशान लगाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, चुनावी स्याही कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। AgNO3, ठीक है। इसे ही कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, चुनावी स्याही। अब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, कोई बताएगा? खाने का सोडा। क्या होता है? खाने का सोडा, जिसका फॉर्मूला NaHCO3। धोने का सोडा कौन सा होगा भाई? धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, बाई हटा दो, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO2। Na2CO2 पॉइंट H2 10H2O। 10H2O, ठीक है। तो Na2CO2 10H2O, ये याद रखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है भाई? जब इसका उदाहरण, जब पेट में गैस हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए, पेट की ज्वाला को ठंडा करने के लिए एंटासिड दिया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो वही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgOH2। ठीक है, चलिए अब हमें प्रश्न पूछा गया है भाई फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में कौन सा उपयोग होगा? तो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका सूत्र क्या होगा? जिसका Ag_B12 ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? बताओ। गोविंद स्वामी पिल्लई तबला वादक। कोई एक तबला वादक ना बताएगा कोई? और जिनका हाल ही में CGL ने भी प्रश्न ले लिया भाई। और बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तबला वादक डॉक्टर क्या, जाकिर हुसैन, वो अलग है। हाँ, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इनके बारे में 3-4 तगड़ी बातें लिख दो भाई। बहुत ही एग्ज़ाम में आने के जो 99% चांस है वो चीज़ लिखो कि भैया 1988 में
डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिला। क्या मिला? पद्मश्री मिला। 2002 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण मिला। ठीक है। और एक और बात लिख दो, 2002। और एक और बात लिखो कि 2024 ग्रैमी अवार्ड, 2024 में ग्रैमी अवार्ड भी किसे मिला? डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला। तबला वादक अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, ये भी कौन? तबला वादक है, अल्लाह रखा। नोट करते हुए चलना भाई, मेरे साथ साथ नोट सबको करने हैं भाई, इन्हें सब। और जो मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पर, जो नहीं लिख पा रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, उनको अच्छे से सुनो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो भाई। रोज़ाना रिवीजन करना है, ठीक है। बाहर प्रश्न नहीं जा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो, अल्लाह रखा जिन्हें 1977, अल्लाह रखा जिन्हें 1977 में पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला 1977। और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये बात भी याद रखो। अगर बात करूँ तबला वादक की तो शाबिर खान, एक नाम लिखो, शाबिर खान, शाबिर खान। एक नाम लिखो, कौन सा? संदीप दास, संदीप दास, संदीप दास, ये नाम भी लिखो। पंडित किशन महाराज लिखो, पंडित किशन महाराज, किशन महाराज, ये बात भी लिखो। और अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा, ये भी कौन? तबला वादक है। पंडित स्वप्न चौधरी, इनके बारे में एक प्रश्न आया भाई, इनके बारे में एक प्रश्न आया कि इन्हें पद्मश्री कब मिला? पंडित स्वप्न चौधरी जिन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2019 में मिला। ठीक है। चलिए, एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, कौन सा नाम है, कोई याद लाएगा? आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये तबला वादक। ठीक है। बांसुरी, बांसुरी में एक प्रसिद्ध नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। बहुत बार प्रश्न आ चुका है इनके ऊपर, तो भाई लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एक बार तो उसमें एक शिफ्ट में तो इनका जिक्र हो ही जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया। अगर मैं बात करूं हरिप्रसाद चौरसिया की, तो हरिप्रसाद चौरसिया जिन्हें पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण कब मिला? 1992, 1992 इन्हें पद्म भूषण मिला। विभूषण कब मिला? सन 2000 में, सन 2000 में इन्हें विभूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। ठीक है। और एक नाम लिखो बांसुरी से ही, पन्नालाल घोष। कौन सा नाम? पन्नालाल घोष, बांसुरी वादक। नाम लिखो राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया, कौन? बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। ठीक है। पखावज, पखावज पंडित तोताराम शर्मा, पंडित तोताराम शर्मा, पखावज वादक। भवानी शंकर पखावज वादक। और एक नाम लिखो पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये नाम भी पखावज वादक है। ठीक है। वायलिन वादक गोविंद स्वामी पिल्लई, वायलिन वादक गोविंद स्वामी पिल्लई, इनका संबंध पहले तो ये लिखो। ठीक है। और एक नाम और लिखो एन राजम, एन राजम। ठीक है, एन राजम वायलिन वादक। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी वायलिन वादक। पूछ ले भैया, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जिन्हें पद्म भूषण कब मिला? 2001 में, 2001 में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म भूषण मिला। पद्मश्री कब मिला? 1988, 1988 में इन्हें पद्मश्री मिला। ठीक है। चलिए भाई, और एन राजम। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेस्को पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? प्रेस्को पेंटिंग, पेंटिंग का क्वेश्चन आ गया भाई। पेंटिंग देखो, झारखंड, सबसे पहले नाम आया झारखंड, तो झारखंड से हमें याद रखना है पेतकर पेंटिंग का, पेतकर पेंटिंग झारखंड की। तो झारखंड के साथ बिहार भी आप जोड़ सकते हैं, तो पेतकर बिहार झारखंड की। जारदो पट्टाया ये बिहार झारखंड दोनों की। ठीक है, दोनों दो पेंटिंग याद रखना है। और मधुबनी, एक बिहार से नाम आया मधुबनी, तो मधुबनी बिहार बहुत ही फेमस है, मधुबनी बिहार।
मिथिला, मिथिला भी भाई कहाँ की, मिथिला भी बिहार की है, बिहार की। चलो फिर नाम आता है हरियाणा का, हरियाणा का, हरियाणा की प्रेस्को पेंटिंग, प्रेस्को पेंटिंग कहाँ की, हरियाणा की, कहाँ की भाई, हरियाणा की। चलिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कौन बताएगा भाई, उत्तर प्रदेश, चिकनकारी, 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 यूपी की चिकनकारी, ठीक है। चलिए कोलकाता, कोलकाता। चलिए मुझे बताओ तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कौन सी होगी भाई, तमिलनाडु की होगी तंजोर, तंजोर एक, फिर एक लिख दो कोल्लम। तो तंजोर कोल्लम ये दोनों कहाँ की, तमिलनाडु, तमिलनाडु की, ठीक है। कोलकाता नाम आया, तो कोलकाता से कौन सी होगी भाई बताओ, कोलकाता से एक नाम है, ठीक, एक नाम लिखो, काली घाट, कौन सी लिखो, काली घाट। तो काली घाट कहाँ की, कोलकाता की। और राजस्थान की बताओ भाई, राजस्थान की, लगू, लगू, फड़, फड़, ये कहाँ की, ये राजस्थान की। तो राजस्थान आ गया तो गुजरात में आना चाहिए, तो गुजरात की भी बता दो, पिथौरा, पिथौरा कहाँ की, गुजरात की। अथिया कहाँ की, अथिया, अथिया ये कहाँ की, गुजरात की। तेलंगाना की बताओ कोई, चेरियल, चेरियल, चेरियल ये कहाँ की, तेलंगाना की, तेलंगाना। नोट डाउन करते हुए चलना भाई, नोट डाउन करते हुए चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया, बताओ कौन सा है वो राज्य, वो है मगध, 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 जिसका पहला उल्लेख, मगध का पहला उल्लेख किसमें मिलता है, अर्थरवेद में मिलता है, अर्थरवेद में इसका पहला उल्लेख मिलता है। दूसरी बात, अब मुझे बताओ मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, हर्यक, हर्यक एक, हर्यक के बाद आता है शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश, फिर आता है अपना नंद के बाद में मौर्य वंश, ठीक है। चलिए एक एक करते हुए बातें करेंगे। हर्यक वंश की, कौन सा वंश है भाई, हर्यक वंश, हर्यक वंश जिसका शासक होता है बिंबिसार, कौन होता है बेटा, बिंबिसार, 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 बिंबिसार जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल होता है बिंबिसार का होता है, 52 वर्षों का शासनकाल होता है बिंबिसार का। बिंबिसार ने 3 विवाह किए, कितने विवाह किए इसने, 3 विवाह, महाकोसला के साथ किया, एक चेलना के साथ किया और एक शेमा के साथ किया, ठीक है। महाकोसला, ठीक है, 3 विवाह किए किसने, बिंबिसार ने। और महाकोसला जो उसकी पत्नी थी उससे उसे एक बेटा होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, अजातशत्रु ने। तो नाम लिखो बेटे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु, देखो स्क्रीन मेरी थोड़ी इतनी बड़ी नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखना, एडजस्ट कर लेना। अजातशत्रु, अजातशत्रु जिसे पितृहंता कहा गया, अजातशत्रु क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। बिंबिसार जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो अजातशत्रु था वो भाई जैन धर्म का अनुयायी बना। और अजातशत्रु के समय ही, अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति किसके समय होती है बेटे, किसके समय होती, वो होती है 483 BC, अजातशत्रु के शासनकाल के समय, शासन में, राजगृह में होती है, राजगृह में होती है, जिसका अध्यक्ष होता है महाकश्यप, कौन होता है, महाकश्यप जिसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, कौन होता है, उदयन, उदयन जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम मिलता है कुसुमपुरा, कुसुमपुरा, ठीक है। उसकी नींव किसने रखी, अजातशत्रु ने रखी। अजातशत्रु जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। अजातशत्रु जिसने अपने पिता, सॉरी उदयन, उदयन की बात हो रही है, सॉरी उदयन, उदयन जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करवा डाली, ठीक है। तो दूसरा पितृहंता, हर्यक वंश का दूसरा पितृहंता किसे कहा गया, उदयन को कहा गया। पहला अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ठीक है। अंतिम शासक कौन होता है,
हर्यक वंश का वो होता है नागदाशक। कौन होता है? नागदाशक। नागदाशक इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। हर्यक के बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आता है हर्यक के बाद में? शिशुनाग वंश आता है। क्रम याद रखने, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो हर्यक के बाद आएगा शिशुनाग, जिसने अपनी राजधानी बनाई शिशुनाग। शिशुनाग वंश जिसने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? गिरिब्रज। कहाँ पर? गिरिब्रज ने, और जो बाद में वैशाली में बनवा ली। शिशुनाग का ही एक पुत्र होता है कालाशोक। कौन होता है? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, और कालाशोक के समय ही सेकंड बौद्ध संगीति होती है। सेकंड जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के ही समय होती है। कब होती है? 383 BC में। कहाँ पर होता है? कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। साबक मीर की अध्यक्षता में होती है। शिशुनाग वंश जिसका अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन। कौन होता है? नंदीवर्धन होता है। ठीक है। उसके बाद आता है नंद वंश। शिशुनाग, हर्यक, शिशुनाग और फिर नंद। नंद वंश महापद्मनंदा, जिसे नंद वंश के थे महापद्मनंदा, जिन्हें एक रात कहा गया था। एक रात। इसे ही सर्वक्षत्रियांक कहा गया। इसे ही उग्रसेन कहा गया। इसे ही उग्रसेन कहा भाई। इसी के दरबार में एक पाणिनि रहता था। पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि किसका दरबारी था? वो था नंद वंश के महापद्मनंदा का। नंद वंश जिसका अंतिम शासक होता है घनानंद। कहते हैं घनानंद बहुत ही कायर व्यक्ति था, तो उसका अंतिम शासक होता है घनानंद। घनानंद को ही अग्रमीज कहा गया भाई। क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। लेकिन एक घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण होता है। तो पूछ ले कि सिकंदर का आक्रमण जब हुआ तब शासक कौन था मगध का? वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। 326 में होता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर, अगर बात करूँ सिकंदर, तो सिकंदर जिसने झेलम की लड़ाई लड़ी थी। झेलम जिसे हम कहते हैं हाइडा स्पेज की लड़ाई, या कहीं कहीं पर वितत्सा का युद्ध भी कहते हैं। तो वितत्सा का युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडा स्पेज का युद्ध, ये राजा पुरु वर्सेस कौन होता है? सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, इनके मध्य लड़ाई होती है। ठीक है। सिकंदर के साथ में इसके सेनापति आता है। इसका जो सेनापति था, थल सेनापति था, वो था सेल्यूकस निकेटर, जिसे बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री थी हेलेना, इसकी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है। और पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी यही होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हेलेना की शादी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, तो कहते हैं उस समय इसे दहेज में काबुल मिला मौर्य को, कंधार मिला, हिरात मिला और हकरात मिला। ठीक है, ये 4 इसको स्टेट मिलते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके दरबार में रहता था चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना कर डाली। और गुजरात में जो सुदर्शन झील है, गुजरात की सुदर्शन झील है, तो गुजरात की सुदर्शन झील जिसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन पूछ ले कि गुजरात की सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? वो करवाया था रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्वार करवाया। दोनों बातें याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में होती। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार जिसे अमित्र घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमित्र घात। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में अशांति भी थी। बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक जो बिंदुसार की पत्नी शुभद्रांगी का पुत्र था। तो शुभद्रांगी का पुत्र था अशोक जिसे हम देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं। अशोक का पुत्र था महेंद्र।
अशोक का पुत्र था महेंद्र। एक पुत्र थी इसकी संघमित्रा। इसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा कि भैया तुम जाओ श्रीलंका और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ। तो वो गए। तो वो दोनों कहाँ गए, महेंद्र और संघमित्रा? वो गए भाई श्रीलंका में। तो इसने भाई ये खुद बोला, ये वो दोनों श्रीलंका चले गए, चलो मैं नेपाल होकर आता हूँ। तो ये नेपाल गया, फिर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो अशोक ने नेपाल में और महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में किया। अशोक का धर्म गुरु होता है उपगुप्त। कौन होता है? उपगुप्त। ये बात भी याद रखनी। अशोक जिसने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, कलिंग की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग की लड़ाई और कलिंग की लड़ाई इसने लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कलिंग की लड़ाई के बाद में इसने धम्मघोष नीति अपनी, कौन सी नीति अपनाई? धम्मघोष नीति, ये अपनी कलिंग की लड़ाई के बाद में। अब भाई मैं पूछूं आपसे कि अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख कितने? 14। कितने? 7 स्तंभ लेख हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। 3 गुहा लेख हैं। 3 गुहा लेख मिले हैं अशोक के, ये बात भी याद रखनी है। अगर पूछ ले कि भाई अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था, अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था? खोजा किसने का था? टी फेंथेलर ने। कब? 1750 में। लेकिन पढ़ा किसने था? खोजा किसने? टी फेंथेलर ने। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1832 को। ये बातें भी याद। अब कलिंग की लड़ाई जिसका उल्लेख किस में मिलता है? अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग की लड़ाई का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? किस महानगर की जनसंख्या, देखो जनसंख्या से एक प्रश्न आ गया है, तो किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? बताओ। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या कलकत्ता? सबसे ज़्यादा पूछ ले। देखो महानगर, फर्स्ट पर कौन आएगा? सेकंड, और ये रहा थर्ड। सबसे ज़्यादा मुंबई, सबसे ज़्यादा तो मुंबई। हमें सबसे ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है प्रश्न के हिसाब से। सेकंड हमें इम्पोर्टेंट। चलो थर्ड बताता हूँ। थर्ड कौन? बेंगलुरु। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? बेंगलुरु आएगा। अब बताओ भाई दूसरे नंबर पर कौन आएगा? या तो दिल्ली आएगा या कलकत्ता आएगा। किस पर जाऊँ? कौन सा टिक करूँ? दिल्ली लगा दूँ? दिल्ली लगा दो सा। दिल्ली दिल वालों की, ये लो दिल वालों, तुम्हारे लिए दिल्ली को मैंने टिक कर दिया। तो अपना किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे ज़्यादा? मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बेंगलुरु। तीनों बातें याद रखनी। अब अगर प्रश्न में ऐसा पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बताओ, अगर राज्य की बात होती तो राज्य में सबसे ज़्यादा किसको? यूपी के बाद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये तीनों याद रखने हैं। सबसे कम मैं पूछ लेता भैया, सबसे कम बता दो। सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ की? सिक्किम की। सिक्किम के बाद में कौन आएगा नाम? मिज़ोरम। सिक्किम के बाद मिज़ोरम का, और मिज़ोरम के बाद में नाम आएगा अरुणाचल प्रदेश का। तो सबसे कम सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए भाई अब मुझे बताओ, मैं कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में होती है। लॉर्ड मेयो के समय। बिल्कुल मेयो के समय। लेकिन वो लगातार नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसको हर 10 साल में करवाएंगे हम। जनसंख्या हर 10 साल में होगी। ये किसने करा? ये कब से शुरू होती है? हर 10 साल में। 1881 से ये हर 10 साल से होने लगी। तो लॉर्ड रिपन के समय, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भैया संक्रमिक यानी लगातार जनगणना कब से स्टार्ट हो जाती है? वो हो जाती है 1881 से, ठीक है।
अब तक कुल कितनी जनसंख्या जनगणना हो चुकी है, अब तक की बात करें 15। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले कि भैया 1947 के बाद से, तो 1947 स्वतंत्रता के बाद से 7, लेकिन टोटल 15। ठीक है। अगर बात करूँ 2011 की जनगणना की, तो उसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2001 से 2011 की, 2001 से 11 की, तो इसमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वो है 1.64%। ठीक है, ये है सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं जनसंख्या वृद्धि किस में हुई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, वो बताओ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि राज्य में, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितनी हुई है भाई? 27.9%। उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश में कितनी? 26%। और फिर आएगा बिहार में कितनी? बिहार में 25.4%। ठीक है, तो ये बातें भी नोट डाउन कर लीजिए। इंदौर घराने के संस्थापक है, इंदौर घराना, उस्ताद आमिर खान। इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद आमिर खान। बात करूँ इंदौर घराने की, तो इंदौर घराना जिसमें आते हैं नाम सुल्तान खान, एक नाम लिखो सुल्तान खान, एक नाम लिखो पंडित अमरनाथ, फिर शंकर लाल मिश्रा नाम लिखो। कौन सा नाम लिखोगे? शंकर लाल मिश्रा। कल्याण बनर्जी भी यहीं पर लिख दो, कल्याण बनर्जी भी लिख लो। पूर्वी मुखर्जी भी लिख लो, पूर्वी मुखर्जी, ये भी किससे? इंदौर घराने के। अगर बात करूँ इनामत खान की, इनामत खान जो रामपुर शहसवान घराने के हैं। कौन? इनामत खान। और कौन है इनके साथ में? और है महबूब खान। तो महबूब खान, इनामत खान, रामपुर शहसवान घराना। रामपुर शहसवान घराने की अगर मैं बात करूं, तो एक नाम लिखो सादिक हुसैन। रामपुर शहसवान घराने के। राशिद खान लिख दो। ठीक है, और निशार खान लिख दो, गुलाम मुस्तफ़ा खान लिख दो। ये सब किससे? इंदौर घराने के हैं। ठीक है, चलिए। एक नाम आया है गग्गे खुदा बख्श किस घराने के? आगरा घराना, गग्गे खुदा बख्श। ठीक है। सुजान सिंह, आगरा घराने के सुजान सिंह, आगरा घराने के हाजी सुजान सिंह, ये भी लिख लो भाई, इनके आगे हाजी लगा लो। ठीक है, चलिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत ने कब की भाई? भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कब की थी? बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? तो भारत ने सर जी 2010 में की। अब तक एक बार की है हमने, दिल्ली में 2010 में की थी। अगर पूछ ले कि भाई भारत ने भाग कब लिया था, तो भारत ने दूसरा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1934 में, 1930 में पहला होता है, 1934 में जब दूसरा कॉमनवेल्थ गेम होता है, उसमें भारत ने भाग लिया था। इंग्लैंड में हुआ था जो, तो 1934 में हमने भाग लिया, इंग्लैंड में जब हुआ था तब। अब पूछ ले कि भाई कॉमनवेल्थ गेम, पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में होते हैं। कहाँ होते हैं? हैमिल्टन में होते हैं। हैमिल्टन कहाँ पर? कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में होते हैं 1930 में। हमने कब भाग लिया? 1934 में। 1934 में कौन सी? दूसरी, हर 4 साल में एक बार। अगर बात करूं कि भाई 2022 का बता दो, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022, इनके अगर आंकड़ों की बात करूं तो ये कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में होते। बर्मिंघम ये कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड। उसमें भारत की रैंक कितनी आई थी 2022 में? 2022 में हम आए थे चौथी रैंक पर। कितने पदक के साथ? 61 पदक के साथ में चौथी रैंक आई थी हमने भाई गोल्ड कितने जीत लिए? गोल्ड हमने कितने जीते? गोल्ड, तो इसमें हमने गोल्ड जीते 22 गोल्ड जीते। सिल्वर कितने थे अब हमारे पास? सिल्वर तो 16 सिल्वर थे। और ब्रॉन्ज कितने थे? तो 23 हमारे पास ब्रॉन्ज थे। ठीक है भाई, चलिए।
अगर ये पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ इसके साथ ये लगा दे यूथ, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, उसका पहला संस्करण कब होता है? वो होता है 2000 में, सन 2000 में। कहाँ पर होता है? एडिनबर्ग में होता है। कहाँ पर? एडिनबर्ग में होता है। ये बात भी याद करनी है, ये बात भी याद रखनी। सबसे ज़्यादा मेज़बानी किसने की? सबसे ज़्यादा मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की। सब कितनी बार? अब तक 5 बार कर चुका है मेज़बानी, ठीक है। और 2026 में भी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ही करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2024 के कॉमनवेल्थ गेम की, तो शूटिंग खेल इसमें शामिल नहीं था। 2 बार शूटिंग खेल को शामिल नहीं किया गया, 1966 और 2022। इन दोनों कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना बेटा, ठीक है। चलिए अगला है, कैलाश नाथर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? कैलाश नाथर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पर है पहले तो ये बताओ? तमिलनाडु में है। कृष्णा फर्स्ट जो राष्ट्रकूट वंश से आते हैं, जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण, केवल कैलाश मंदिर पूछ ले तो वो कौन? कृष्णा फर्स्ट। कैलाश मंदिर, यूपी का कैलाश मंदिर कृष्णा प्रथम। एक ही चट्टान से, पूरी एक ही चट्टान है, उसको काट काट के बनाया गया मंदिर है, वो कौन सा है? कृष्णा फर्स्ट का कैलाश मंदिर, यूपी का, ठीक है। फिर नाम आता है विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया, ठीक है। नरसिंहवर्मन सेकंड, तो नरसिंहवर्मन सेकंड इसने कौन सा बनवाया भाई? बताओ। कि सर जी इसी ने तो कैलाशनाथर मंदिर बनवाया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और इसने एक शोर मंदिर, कल की क्लास में पढ़ा था ना बेटा, शोर मंदिर जो कि 1984 में यूनेस्को में शामिल होते हैं, उनको किसने बनवाया? नरसिंहवर्मन सेकंड ने बनवाया। अब यहाँ पर एक नाम हो रहा है यार, नरसिंहदेव फर्स्ट ने कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यहीं पर कोणार्क के सूर्य मंदिर में ही चंद्रप्रभा मेला भरता है, ठीक है। चलिए एक मोढेरा का सूर्य मंदिर भी आता है। हाँ, एक मुझे याद आया, मोढेरा सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है, जिसका निर्माण करवाया था भीम प्रथम ने मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात भी याद रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए प्रतिरोध का मात्रक केल्विन किसका? तापमान का, तो तापमान का पूछे तो केल्विन। हेनरी किसका? हेनरी प्रेरक तत्व का, किसका? प्रेरक तत्व का हेनरी। मीटर किसका? बताओ, मीटर लंबाई का। टेस्ला किसका होगा? चुंबकीय फलस्क, इसका कौन होगा? टेस्ला होगा। अब कुछ पूछूं, मुझे बताओ, ज्योति तीव्रता इसका कौन होगा? ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। कौन होगा? कैंडेला होगा, बिल्कुल। आवृत्ति का कौन होगा? आवृत्ति का कौन सा होगा भाई? आवृत्ति इसका होगा हर्ट्स। क्या होगा? हर्ट्स। और द्रव्यमान का किलोग्राम। लंबाई मीटर, ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? जिनका भाई हम सरकार पर दावा नहीं कर सकते, कौन सी होती है? देखो, राजस्व प्राप्तियां जिसमें सरकार धन जमा करती है, ठीक है, सरकार धन तो भाई जमा करेगी, और जिसमें जो समस्त जो दायित्व है उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, ये होता है राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। तो जिसमें सरकार धन जमा करती है और जिसमें जो संपत्ति दायित्वों की कोई भूमिका नहीं होगी, यानी कि ना तो जो संपत्ति है वो घटेगी, ना ही उसकी देनदारी बढ़ेगी,
तो संपत्ति ना तो घटेगी और ना उसकी देनदारी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ जिसमें नहीं होगी वो क्या होगा, राजस्व प्राप्तियाँ होगी। ठीक है। अगर देखो एक बार प्रश्न आया कि भैया सरकार के लिए राजस्व के लिए क्या स्रोत है, तो सरकार के पास देखो जीएसटी, अगर मैं बात करूँ जीएसटी की, तो जीएसटी ये राजस्व प्राप्ति के लिए स्रोत है भाई। और गैर राजस्व कर, आयकर इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है, निगम कर, संघ उत्पाद शुल्क, गैर कर राजस्व, ये सब किसके हैं, राजस्व की जो स्रोत है सरकार के। अगर यहीं पर पूछ ले कि राजस्व के आय के स्रोत, ठीक है, आय कहाँ से, ये तो 5 स्रोत हो गए, लेकिन आय के स्रोत अलग से घुमा दे प्रश्न, तो कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर, शुल्क, जुर्माना, ठीक है, ऋण से प्राप्त जो ब्याज होता है, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाओं से जो आय होगी वो, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है। चलिए भाई, तो अपना इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हम उत्तर पर जाएं तो ए नंबर इसमें हो जाता है गैर प्रतिदेय। चलिए, हाल ही में ये आगे अपने करंट के क्वेश्चन, जैसा कि कल मैंने आपसे बोला था कि करंट अफेयर्स के भी हम क्वेश्चन इसमें शामिल करने वाले हैं। तो चलिए देखो, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, वो है उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड, जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू किसने किया, सबसे पहले उत्तराखंड ने किया। अगर बात करूं समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के लिए आता है। ठीक है। चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है, मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार हिरानी, ऋषभ शेट्टी या अनिल कपूर, बताओ भाई कौन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, राजकुमार हिरानी। कौन, राजकुमार हिरानी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है, बताओ भाई कौन सा होगा, कौन बताएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत, INS संध्याक। हमें दूसरा पूछा तो INS संध्याक जो है फर्स्ट है, तो पहला स्वदेशी सर्वे पोत INS संध्याक। अगर पूछे दूसरा तो दूसरा है INS निर्देशांक। तो पहला पूछे तो INS संध्याक करके आओगे, दूसरा पूछ ले तो निर्देशांक करके आओगे। ठीक है। अगर मैं यहीं पर प्रश्न पूछ लूँ कि भाई बताओ कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली फर्स्ट स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बताओ, पनडुब्बी मुझे बताओ, तो वो कौन सी होगी, वो होगी, अगर पूछे पहली तो पहली होगी INS अरिहंत होगी पहली। और अगर दूसरी पूछ ले तो दूसरी होगी अरिघात, ये बातें भी याद रखनी है। ठीक है। बस 3 क्वेश्चन कैसे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सॉरी लिख नहीं पाए। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे प्रश्न, मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, 2 प्रश्न हम कर लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। चलो मुझे बताओ, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है। इसका जो क्षेत्रीय आयोजन है वो कहाँ किया गया, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया गया, तो वो कहाँ किया गया, वो है प्रयागराज में। 2 हुए हैं अभी तक, 2 हो चुके हैं। पहला हुआ है प्रयागराज। अगर पूछ ले सेकंड वाला, सॉरी ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका जो पहला हुआ है वो हुआ है बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी, बीकानेर में। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान ये हुआ है बीकानेर में। अगर दूसरा पूछ ले तो दूसरा हुआ है कहाँ पर, प्रयागराज में। तो पहला बीकानेर राजस्थान में, दूसरा प्रयागराज यूपी में। ठीक है। चलिए एक और मुझे बताओ,
बताओ, फेमिना मिस वर्ल्ड, फेमिना फेमिना मिस मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2024, 2024 ये किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 किसने जीत लिया है? किसने जीता है भाई? तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने। किसने? निकिता निकिता पोरवाल, निकिता पोरवाल ने ये जीत लिया है। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू का कोई कुछ नहीं आया, चलिए हम ही लिख देते हैं थैंक यू। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक और शानदार धमाकेदार क्लास में। कल तो शायद क्या है, संडे है नहीं, चलिए संडे मंडे को मिलेंगे हम सीधे। तो एक बार फिर से क्लास को कर दीजिए आप लाइक, और नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए कि कैसी लगी आपको क्लास। अगर कुछ भी हमारी तरफ से इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये सुधार कर दीजिए, तो वो भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, और चलिए एक बार फिर से थैंक यू। ठीक है, चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मुझे भी हौसला मिलेगा, हाँ मैं कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। और एक कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा प्यारा कमेंट और एक लाइक, बस इतना बहुत है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ ये बच्चों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा है। आप एक सिलेक्शन दोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी वजह से एक भी बच्चा सफल हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि मेरी वजह से एक भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगा, इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, आप पूरी क्लास अंत तक आपको जुड़े रहना है एग्ज़ाम तक। ठीक है भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत, वो कहते हैं ना, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो वैसे ही अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ केवल क्लासों की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरी क्लास से पड़ी है, लगभग 50 क्लासें हम करेंगे। ठीक है, 50 क्लासें हम कर लेंगे, और उन 50 क्लासों में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उससे बाहर देखने को कुछ भी ना मिले। ठीक है भाई, तो आपको एक बार मन बना लेना है, मन लगा कर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है रोज़ाना। आज जैसे ही अभी ये क्लास ख़त्म होगी तो नोट्स बनाने, फिर उनका रिवीजन करना, फिर अगली क्लास में आएंगे, फिर हम 5 रोज़ाना प्रश्न करेंगे रिवीजन के तौर पर। ठीक है भाई, तो इस प्रकार रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, क्लास भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी अब शामिल कर रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी करेंगे। तो चले भाई, इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।